गाइस, कैसे हैं आप सब? टुडे विल स्टार्ट क्लास 8 केमिस्ट्री फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 combustion and flame part 3rd. This is last lecture of this chapter. In this chapter we'll discuss some important topics like fuel and their types, quality of good fuels, calorific value of fuels and much more. So let's start and learn something new. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में कुछ खास चीज़ें हम बताने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल्स की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने कवर किया था उसमें हमने फ्लेम के बारे में बात की थी, कंट्रोलिंग ऑफ फायर के बारे में बात की थी, कैसे कंट्रोल करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूल्स यानी ईंधन के विषय में। तो ईंधन क्या होता है कि द मटेरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। सिंपल भाषा में एक ही शब्द कहेंगे कि कोई भी मटेरियल अगर उसको जलाने से हमें हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम एज अ फ्यूल कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से वुड यानी लकड़ी, कोल यानी कोयला, डोमेस्टिक गैस यानी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कैरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल एट्सेट्रा आर फ्यूल्स। क्यों? क्योंकि इनको जब हम जलाते हैं तो ये हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड फ्यूल्स। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल यानी अच्छे ईंधन की गुणवत्ता, अच्छे ईंधन के गुण, अच्छे ईंधन की क्वालिटी क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। While selecting an ideal fuel for domestic or industrial purpose, you should keep in mind that the fuel selected must possess of following characteristic properties। यानी जब भी आप फ्यूल का सिलेक्शन कर रहे हो, एक आइडियल फ्यूल ढूंढ रहे हो, किस लिए? घर के यूज़ के लिए या फैक्ट्री के लिए यूज़ के लिए, इंडस्ट्री के यूज़ के लिए, तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें, चलिए देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, इट शुड प्रोसेस हाई कैलोरीफिक वैल्यू। यानी वो आप ईंधन लेंगे, वो फ्यूल्स आप सिलेक्ट करेंगे जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। दूसरा, इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप हो वो प्रॉपर हो, यानी न बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो। क्योंकि यदि इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होगा तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, अचानक से, ना ज़रूरत होने पर भी आग लग सकती है। क्योंकि यदि उसे थोड़ा सा हीट मिलती है, मान लेते हैं कि उसका इग्निशन टेम्परेचर यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर किसी कारणवश एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वहाँ पर आग लग जाएगी अपने आप। इसलिए लो इग्निशन टेम्परेचर भी खतरनाक है, और यदि हाई इग्निशन टेम्परेचर है तो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसको जलाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट है, इट शुड नॉट प्रोड्यूस पॉइजनस प्रोडक्ट। यानी जब हम इसको जलाएं तो ये पॉइजनस प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस ना करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन वो सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी पॉइजनस गैसेस हैं जो हमारी बॉडी के, हमारी हेल्थ के लिए नुकसान करती हैं। इसलिए ऐसा ईंधन हमें सेलेक्ट नहीं करना है जो पॉइजनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शुड नॉट केस पॉल्यूशन ऑन कंबंशन। जब हम इसको जलाएं तो ये प्रदूषण नहीं फैलाता हो, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं करता हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, कंबंशन शुड बी इजीली कंट्रोलेबल। जब हम इसको जलाएं तो इसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकें। जब हमें ज़रूरत हो तो उसको हम स्टार्ट करें, जब हमें ज़रूरत ना हो तो उसको स्टॉप कर दें। क्यों? तो कंबंशन ऑफ फ्यूल शुड बी कास्ट टू स्टार्ट और स्टॉप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट है, इट शुड नॉट लीव बिहाइंड मच एज ऑन कंबंशन। यानी जब हम इसको जलाएं तो जलाने में आपको बहुत ज़्यादा एस मतलब राख बचे नहीं, या फिर कह सकते हैं अनबर्न्ड कार्बन जो है वो वहाँ पर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड प्लेंटी।
यानी हमें बहुत आसानी से अवेलेबल होना चाहिए यूज़ करने के लिए। और नेक्स्ट है इट शुड हैव लो मॉइस्चर कंटेंट, इसमें सबसे कम मॉइस्चर कंटेंट होने चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट मतलब H2O पार्टिकल्स, H2O मीन्स वाटर, तो वाटर के पार्टिकल्स यदि फ्यूल के साथ अवेलेबल होंगे तो उसको जलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले वो मॉइस्चर कंटेंट को यानी H2O पार्टिकल्स को इवेपोरेट करके बाहर करेगा, उसके बाद जब वाटर वहाँ से हट जाएगा तभी जलेगा। आपने देखो अगर गीली लकड़ी आप जलाएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती तब जलता है, लेकिन सूखी लकड़ी आसानी से जल जाती है, दैट इज द रीजन। नेक्स्ट है इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए ताकि आसानी से हम उसे खरीद सकें, आसानी से यूज कर सकें। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इट शुड बी इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट, ये हमें हैंडल करने के लिए इजी होना चाहिए और इजी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी आसान होनी चाहिए। ऐसे ईंधन का, ऐसे फ्यूल का सिलेक्शन करते समय हमें इन सभी चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ फ्यूल। यूज़ ऑफ फ्यूल को हिंदी में बोलेंगे ईंधन का प्रयोग या ईंधन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल्स। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो फ्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। Following are some uses of common fuels which make them important for us. नीचे कुछ यूजेस हैं जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज गैसोलीन। गैसोलीन मीन्स होता है पेट्रोल। Gasoline is the most obvious fuel used in daily life and it's run our buses, our cars, school buses and other vehicles every day. गैसोलीन मतलब पेट्रोल। तो पेट्रोल के क्या यूजेस हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यू ऑल नो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कैन बी यूज टू पावर ऑफ हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, स्टोव टॉप में यूज़ करते हैं, वाटर हीटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एंड ट्रांस होम। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, एंड ड्रायर्स इन आर होम, यानी जो ड्रायर्स हम घर में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस। Oil and natural gas play important role in our daily lives and in some ways you might not accept. And hydrocarbons are the building blocks. Hydrocarbon are the building blocks. बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जब बिल्डिंग हम बनाते हैं तो बिना ब्लॉक्स के नहीं बन सकता है, उसी तरह हाइड्रोकार्बन भी फ्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है एंड विटल प्रोडक्ट्स सच एज प्लास्टिक एंड pharmaceuticals and more. Next point is many electrical plants burn coal as the primary fossil fuel for powering an electrical supply for homes across the country. पूरे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो कैसे बनती है, अगर उसके प्रोसेस को देखें तो वहाँ पर हम कोल का यूज़ करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं, कोयले को बर्न करते हैं। कोयला बर्न होने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी से वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम से टरबाइन चलती है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो हमारे घरों में पहुंचती है, जो हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका कोयले का यूज़ हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल्स की, यानी हमारे पास फ्यूल्स कितने प्रकार के हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट वी विल डिवाइड type of fuels in three parts. First, solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. The first is solid fuels. solid fuels मतलब कौन कौन से, जैसे डंग केक्स, उपले, कंडे जो घरों में यूज करते हैं, फायरवुड, स्ट्रॉस एंड अदर एग्रीकल्चर वेस्ट, कई सारे होते हैं, चारकोल, कोल लाइक स्टीम कुक, सॉफ्ट कोक, पैराफिन वैक्स, टालो यानी एनिमल फैट एंड मे बी कैम्फर, कैम्फर मीन्स कपूर। तो ये जितने ईंधन हैं ये सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे सॉलिड फ्यूल्स। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड फ्यूल्स, यानी ऐसे कौन कौन से फ्यूल्स हैं जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। तो फर्स्ट है आपका फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल,
petrol, also called gasoline, kerosene, diesel, and other fuels project are obtained that are always in liquid state. So we can say that this is liquid fuels. Next आपका gaseous fuels. Gaseous fuels मतलब the fuels found in gaseous state that called gaseous fuels. For example, you can say LPG, liquefied petroleum gas, घरों में यूज करते हैं, किचन में, CNG, compressed natural gas, कोल गैस, कोयले गर्म करते हैं तो कोल गैस निकलती है। फिर इसके बाद आपका वाटर गैस प्रिपेयर्ड बाई पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। फिर आपका ब्यूटेन गैस। तो ये सभी गैसेस स्टेट में होती हैं, फ्यूल्स हैं, और इसीलिए इन्हें हम बोले कंसीडर करते हैं गैसियस फ्यूल्स। ओके, अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और फ्यूल एफिशिएंसी। अगर कभी हम किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इसका मतलब हमें उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करनी है, या कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ये जानना परम आवश्यक है। कैसे देखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन आउट ऑन बर्निंग 1 यूनिट ऑफ फ्यूल in the presence of fully required amount of oxygen for its burning। यानी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो कोई भी एक यूनिट अमाउंट जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जलाने के बाद जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसकी क्वांटिटी को, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। एंड कैलोरीफिक वैल्यू इज यूज्ड टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ टू फ्यूल्स। अगर आपके पास दो ईंधन है तो उनकी एफिशिएंसी में कंपैरिजन करना है तो आप कैसे करेंगे, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू के बेस पर। हाइड्रोजन गैस इज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 150 किलो जूल पर ग्राम। यानी जो हाइड्रोजन होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कितनी, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, 150 किलो जूल पर ग्राम। एक ग्राम में 150 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और अगर इसे हम किलोग्राम में कंसीडर करें तो 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है एनी फ्यूल्स कंटेनिंग ऑक्सीजन इन इट हैज लेस कैलोरीफिक वैल्यू बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबंशन बट डज नॉट बर्न्स। यानी अगर किसी फ्यूल में ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जलता नहीं है, सिर्फ सपोर्ट करता है। And next point is fuel having higher mass percentage of hydrogen have high calorific value. Example, calorific value of CH4 is greater than C2H6। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी फ्यूल में हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी ऊपर जस्ट हमने बात की थी कि हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है तो जब ये किसी भी फ्यूल्स के साथ मिलाया जाएगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम दोनों चीज़ों को कंसीडर करें कि भाई दो कंटेंट हैं, दो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, दोनों में हाइड्रोजन की वैल्यू है, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। कैसे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पे हमने लिया CH4 यानी मेथेन गैस और C2H6 मतलब एथेन गैस। तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन हैं। तो नंबर ऑफ एटम तो यहाँ पर ज़्यादा हैं, पर जब मास परसेंटेज की बात की जाएगी तो मेथेन में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए मेथेन की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। किससे? एथेन से। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। कुछ हमारे सामने फ्यूल्स है, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू देख लेते हैं। तो काऊ डंग केक यानी जो हमारे उपले होते हैं, कंडे होते हैं, उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी। इससे ज़्यादा होती है वुड की, लकड़ी की होती है 17,000 to 22,000 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट है आपका कोल यानी कोयला। कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी सी और ज़्यादा होती है 25,000 to 33,000 किलो जूल पर केजी। एंड नेक्स्ट है पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल। इन तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू सेम होती है 45,000 किलो जूल पर
kg, मेथेन की थोड़ी सी ज़्यादा होती है 50,000 किलो जूल पर kg कैलोरीफिक वैल्यू, CNG की भी उतनी होती है जितनी मेथेन की होती है 50,000, LPG की थोड़ा सा ज़्यादा होती है 55,000 किलो जूल पर kg, बायोगैस की थोड़ी सी कम होती है जो कि 35,000 टू 40,000 के बीच रहती है, एंड हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1,50,000 किलो जूल पर kg, और अगर इसे ग्राम में कंसीडर करेंगे तो 150 किलो जूल पर ग्राम। तो ये हो गया आपका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ फ्यूल्स। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स ऑन इन्वायरमेंट, यानी जब हम किसी भी फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसका हमारे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सबको पता है कि जब भी हम किसी फ्यूल्स को जलाते हैं, अगर उसका कंप्लीट कंबंशन नहीं होता है, ध्यान से सुनना, अगर कंप्लीट कंबंशन होता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई भी अनबर्न्ड कार्बन प्रोडक्ट नहीं निकलता है, सब कुछ जल जाता है, सब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर इनकम्प्लीट कंबंशन होता है तो वहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कई सारे गैसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करते हैं, और उसकी वजह से हमारे शरीर में कई सारे प्रकार की डिजीजेज होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, तकलीफ होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। So increasing consumptions of fuels lead to many harmful effects of environment, and burning of carbon containing fuels like wood, coal, coke, petroleum results into discharge of ash and unburnt carbon particles in the air, and these fine particles are called SPM, suspended particulate matter, and SPM leads to respiratory disease like asthma. तो सोचो अस्थमा जैसी बीमारी भी हमें किसकी वजह से होती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ कोल, गैसोलीन एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स लिबरेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू फॉर्म carboxy hemoglobin and makes it incomparable to transporting oxygen, and many hydrocarbons are carcinogenic and hence the serious health hazards. That is very problematic. Next point is combustion of most fuel result into discharge of carbon dioxide in the atmosphere, and moreover deforestation also reduce number of trees absorbing carbon dioxide. Thus these two factors result in elevated levels of carbon dioxide in atmosphere, and carbon dioxide has ability to absorb infrared radiation emitted by the earth and re-radiate it back. This effect is known as greenhouse effect. That is very most important portion. आपने पहले भी सुना होगा, कई बार सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती क्या है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है एंड इमिटेड अर्थ टू री रेडिएट इट बैक, और इसको फिर से रेडिएट कर देती है पृथ्वी की ओर, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऊपर से जो आपके रेडिएशंस आते हैं, जब रेडिएशंस आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद अर्थ की ओर फिर से री इमिट कर देता है, जिससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल्स रिजल्ट इनटू डिस्चार्ज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इनटू एटमॉस्फेयर, एंड इट्स इरिटेट द नोज, थ्रोट एंड एयरवेज टू कॉज कफिंग, व्हीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लाइट फीलिंग अराउंड चेस्ट। तो कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, फ्यूल्स से प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं मेजर्स टू कंजर्व फ्यूल्स। अब फ्यूल्स को बचाने के लिए कुछ सावधानियां करनी है, कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज फॉलोइंग आर सम मेजर्स वी कैन टेक एट इंडिविजुअल लेवल टू कंजर्व फ्यूल्स, दस कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। First point is next time when your mother is going to cook
suggest her that all material needed for cooking should be available before switch on the gas. यानी जब भी आपकी माँ खाना पकाने जाती है तो यू कैन सजेस्ट दैट कि जब भी आप खाना बनाने वाले हों तो जितना भी मटेरियल आपको खाना बनाने में लगना है पहले उनको कलेक्ट करके रख लें, इसके बाद स्टोव ऑन करें तो इससे कुछ भी फ्यूल बच जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज सजेस्ट योर फादर दैट ही शुड रेगुलरली चेक टायर प्रेशर्स फॉर हिज कार. यानी फिर अपने पेरेंट्स को भी आप पिताजी को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अपने बाइक की अपनी कार की जो प्रेशर है अगर टायर्स का वो हमेशा चेक कराते रहें, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि यदि हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है तो वहाँ पर फ्यूल्स ज़्यादा कंज्यूम होता है. नेक्स्ट है व्हेन यू गो आउट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस प्रेफर वॉकिंग रेदर देन यूजिंग कार मोटरसाइकिल्स. प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रेवलिंग रेदर देन यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स. यानी यदि आपको शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है तो आप बाइक कार नहीं निकालेंगे, पैदल जा सकते हैं, और यदि ज़्यादा दूर भी जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, पर्सनल व्हीकल्स नहीं, जिससे आप फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. ओके चलिए, तो ये यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है. चैप्टर नंबर 4 अगर हम बात करें केमिस्ट्री की दृष्टि से, और अगर हम बात करें on the basis of NCERT, chapter number 8 is finished, combustion and flame. पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, तीनों वीडियोस के लेक्चर्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पर जाके आप तीनों वीडियो देखिए. फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि डाउट है तो, यदि कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं. एंड यदि हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो यू कैन लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.